हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यदु क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रस्तावना उद्देशिका, जिसको प्रेम्बल के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है कृष्ण यादव। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रस्तावना होती क्या है। अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ प्रस्तावना होती क्या है, तो प्रस्तावना हमारे देश के संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने का एक माध्यम है, या उनके विचारों को जानने की एक कुंजी है। इसका स्रोत कौन सा माना जाता है? तो इसका स्रोत माना जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे संविधान सभा के सामने। उसी उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे संविधान के जो मूल उद्देश्य थे, हमें हमारे संविधान के माध्यम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में हमारी संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। उसी का ही बदला हुआ रूप क्या है? प्रस्तावना, या उसको उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। तो मूल जो हमारा स्रोत था वो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव ही था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारी संविधान सभा के सामने लेके आए थे। यहाँ पे मैंने दो देशों का नाम लिखा है, एक ऑस्ट्रेलिया का, एक अमेरिका का नाम लिखा है। तो इनके साथ हमारी प्रस्तावना का क्या संबंध है? अगर आपसे पूछा जाता है कोई पेपर में कि हमारी जो प्रस्तावना है ये किस देश से अडॉप्ट की गई है, या किस देश से इसको लिया गया है, तो हम ये कहेंगे इसको लिया गया है अमेरिका से। तो इसका आंसर आएगा अमेरिका। और अगर ये पूछा जाता है कि हमारी जो प्रस्तावना है इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब ये है कि हमारी प्रस्तावना जो शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है। हमारी प्रस्तावना अगर हम उसको इंग्लिश में कहें तो कहाँ से शुरू होती है? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। और अगर हिंदी में कहें तो कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग। तो इसी प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया की संविधान की भाषा है वो इसी प्रकार से शुरू होती है, वी आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अगर भाषा से पूछा जाता है भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर प्रस्तावना का कंसेप्ट पूछा जाता है तो प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। अगली बात कर लेते हैं हम हमारे प्रस्तावना की। तो अगर हम प्रस्तावना में देखते हैं तो इसके चार मूल तत्व हैं। चार मूल तत्व, जिसको हम चार कंपोनेंट बोलते हैं। तो चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इसका संविधान के स्रोत। फर्स्ट में आता है संविधान के स्रोत, इसमें डिस्कस करते हैं इसको। सेकंड आता है हमारी प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, या हमारे संविधान का स्वरूप क्या है। तीसरा होता है उद्देश्य, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथा आता है इसको लागू करने की, संविधान को लागू करने की मिति। तो ये सारा चार जो मूल तत्व इसमें दिए गए हैं, तो ये सारे के सारे संविधान के साथ संबंधित हैं। तो फर्स्ट में क्या है इसमें? संविधान के स्रोत। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान में जो हमारे संविधान को जो ताकत मिली है, उस ताकत का माध्यम क्या है? उस ताकत का माध्यम क्या है? तो हमारे संविधान की ताकत का माध्यम है हम भारत के लोग। हम हमारे पूरे कलेक्टिव रूप में पूरे भारत के लोग हमारे संविधान को एक ताकत प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोगों से। अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो हमारे संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट इसमें आ गया कंपोनेंट में, या तत्व में आ गया इसमें हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। सेकंड आ गया स्वरूप। और स्वरूप और उद्देश्य में क्या अंतर है? स्वरूप का मतलब होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हम हैं, जो हमारा संविधान असल में है। तो अगर हम ये कहें कि हमारा संविधान क्या है, तो अगर ये कहें हम, तो हमारा संविधान प्रभुता संपन्न है, हमारा देश प्रभुता संपन्न है, हमारा देश समाजवादी है, हम पंथ निरपेक्ष कंट्री हैं, हम लोकतांत्रिक कंट्री हैं, हम गणराज्य कंट्री हैं। तो जो स्ट्रक्चर हमारा, जो स्वरूप हमारा होता है, उसको हम उसमें स्वरूप में रखते हैं। और जो एम हमें भविष्य में प्राप्त करना है, मतलब जो हमारा मूल उद्देश्य है, उद्देश्य मतलब जो प्राप्त किया जाना है, तो उसको हम उद्देश्य रखते हैं। जैसे इसमें बहुत से नया दिए गए हैं, कई प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, देश की एकता अखंडता की बात की गई है इसमें। तो जिसको हम प्राप्त करने वाले हैं, तो एक तत्व हो गया जो हम हैं, और एक तत्व वो हो गया जो हम प्राप्त करने वाले हैं। और चौथा तत्व हमारा था इसमें, जो हमारे संविधान को लागू करने की जो मिति है, जो तारीख है, वो क्या है? 26 नवंबर 1949 है। तो शुरू करते हैं स्वरूप के बारे में। सबसे पहले इसमें देखिए किन किन शब्दों की बात की गई है। सबसे पहला शब्द आता है संपूर्ण प्रभुता संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी देश जो अंदरूनी और बाहरी रूप से किसी और देश के प्रभाव से मुक्त है। जैसे
1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी। हमने एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया था। उसके बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा ने हमारे देश के लिए एक संविधान का गठन किया था। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान बनके तैयार होकर लागू हुआ था इस दिन। उस दिन तक मतलब 26 जनवरी 1950 तक हम अंग्रेजों के डोमिनियन रहे थे। डोमिनियन। तो ये डोमिनियन शब्द क्या है? डोमिनियन का अर्थ होता है कि हम भले ही अंग्रेजों से हमें आजादी मिल गई हो, लेकिन अंग्रेजों के बहुत सारे रूल रेगुलेशन हमारे पे अभी भी लागू होते थे। तो 1950 तक हम अंग्रेजों के डोमिनियन रहे हैं। पाकिस्तान 1956 तक रहा है। तो अंग्रेजों के हम बाहरी प्रभाव के अधीन रहे थे। अंदरूनी तौर पे भले हम आजाद हो गए, लेकिन बाहरी प्रभाव उनका अभी भी हमारे देश के संविधान पे था, जो हमारे देश पे था। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद अंग्रेजों का डोमिनियन जो स्टेट का दर्जा था वो भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 26 जनवरी 1950 के बाद हम क्या हो गए हैं, अंदरूनी और बाहरी तौर से क्या हो गए थे, हम अंग्रेजों की पूरी तरह आजाद हो गए थे। तो इसको हम बोलते हैं, कोई भी देश अगर किसी भी बाहरी सत्ता से अंदरूनी और बाहरी तौर पे आजाद होता है तो उसको हम प्रभुता संपन्न बोल देते हैं। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि क्या राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप या यूएनओ की मेंबरशिप या किसी और संगठन की मेंबरशिप भारत की इस प्रभुता को खतरा उत्पन्न करती है? तो नहीं, क्योंकि भारत इन संगठनों का जो सदस्य बना है वो अपनी इच्छा से बना है। भारत कभी भी जब उसको ये लगेगा कि हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है या फिर हमारे देश को कुछ नुकसान हो रहा है, तो भारत अपनी इच्छा से उन संगठनों को छोड़ भी सकता है। सेकंड बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी को अगर हम इस शब्द को देखें तो इसका मतलब आर्थिक परिभाषा से दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? संसार में मूल रूप से दो प्रकार की जो आर्थिक अवस्थाएं काम करती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। उत्पादन और जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो पूंजीपति लोग करते हैं। लेकिन समाजवादी क्या होता है? समाजवादी में प्रोडक्शन भी जो होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होती है वो सरकार के अधीन होती है। जैसे काफी समय तक जो रूस था वो समाजवादी कंट्री के तौर पे जाना जाता था। आपको मालूम होगा कि 1945 के बाद जो शीत युद्ध शुरू हुआ था, कोल्ड वार शुरू हुआ था, तो उसमें संसार दो ध्रुवों में बंट गया था। एक ध्रुव था समाजवादी देशों का, एक ध्रुव था पूंजीवादी देशों का। तो उसमें पूंजीवादी जो गुट था उसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था और जो समाजवादी गुट था उसकी अगुवाई रशिया कर रहा था। तो इसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था से, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो भारत ने ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह अपनाई है, ना उसने समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह अपनाई है। भारत ने एक मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट जो हमारे देश में लागू किया था, हमारी सरकार ने लागू किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी शब्द की, संविधान के किसी भी शब्द की क्लैरिफिकेशन ना हो अच्छी तरह, तो आखिरी जो उसकी क्लैरिफिकेशन का अधिकार दिया गया है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि हमारे समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है, हमारे समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती है कि हमारा जो समाजवाद है वो हमारा लोकतंत्री समाजवाद है। हमारा समाजवाद गांधीवादी समाजवाद या हमारा समाजवाद गांधीवादी लोकतंत्र के ज्यादा नजदीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे समाजवाद में जो हमारा समाजवाद है, इसमें सभी लोगों को जो हमारे देश के भौतिक संसाधन है उनको यूज करने का, उनको वर्तों करने का जो अधिकार मिलेगा वो समान रूप से मिलेगा। किसी के साथ भी किसी भी आधार पे, आर्थिक आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब हमारे देश में इस हिसाब से लिया गया है। तीसरा जो शब्द हमारा है वो है पंथ निरपेक्ष, जिसको हम धर्म निरपेक्ष भी बोल देते हैं। ये हमारे मूल संविधान में शब्द शामिल नहीं था, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि हमारे देश का कोई भी सरकार के द्वारा पोषित धर्म नहीं है। जहां हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, जहां हम मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, जहां हम ईसाई राष्ट्र नहीं है, जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जो धर्म है, हमारे देश का जो धर्म है वो राज्य द्वारा पोषित नहीं है। हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर से मान्यता दी गई है। हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर से यहाँ सत्कार मिलता है। तो इसलिए हमारे देश का कोई भी पर्टिकुलर धर्म, हमारी स्टेट का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? इब्राहिम लिंकन की बहुत अच्छी कोटेशन है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक मतलब जो हमारे सरकार का चुनाव किया जाता है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हम देख लें, ग्राम पंचायतों का
या फिर नगर पालिका का देख लें, या फिर राज्य सरकारों की जो चुनाव होती हैं, या फिर केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है, वो सारा लोकतंत्री तरीके से किया जाता है। गणराज्य जो शब्द है, गणराज्य जो शब्द था वो हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। फ्रांस में क्या है, जो हमारे देश में क्या है गणराज्य का अर्थ, इसका अर्थ होता है कि हमारे देश का जो मुखी होगा, जैसे हमारे देश के मुखी कौन है, हमारे देश के मुखी है राष्ट्रपति। तो जो हमारे देश का मुखी होगा उसका जो उसकी पोस्ट होगी वो वंशानुगत नहीं होगी, वो राजा या रानी नहीं होगा, वो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से चुना गया कोई मुखिया होगा, जो हेड होगा वो। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे देश के मुखिया हैं, उनका जो चुनाव होता है वो हमारे देश के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से किया जाता है। तो इसको हम गणराज्य बोल देते हैं। जैसे हम 26 जनवरी 1950 को हम गणराज्य बने थे, हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव हो हमारे लोगों द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष तौर से किया जाता है। तो ये 5 शब्द थे, इसमें आता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इसको कंटिन्यू लगाइए। तो सबसे पहला शब्द क्या आएगा, संपूर्ण प्रभुता संपन्न आएगा, उसके बाद समाजवादी आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष आएगा, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक आएगा, या फिर गणराज्य आएगा। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे मूल संविधान में इसमें से कौन से शब्द शामिल नहीं थे, तो हम उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तीसरा जो तत्व हमारे देश की प्रस्तावना का है, उसका है मतलब उद्देश्य। तीसरा है उद्देश्य। तो इसमें फर्स्ट है आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की इसमें बात की गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात इसमें की गई। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि हमारे देश की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब हम इसको प्राप्त अभी करेंगे, ये हमारा एम है, इसको हम प्राप्त करेंगे। ये अभी हमने प्राप्त इसको नहीं किया है, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हम इसको प्राप्त करते जाएंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश के सभी लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे न्याय मिले। हम ये कोशिश करेंगे कि सामाजिक तौर पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। हम ये कोशिश करेंगे कि राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। उसको अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसको पूरा न्याय मिले उसमें। ठीक है, तो 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पे हमारी प्रस्तावना में बात की गई है। उसके बाद आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है हमारे संविधान में, प्रस्तावना में कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की जाती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन कौन से हैं? विचार, हमें अपने विचारों को प्रेजेंट करने की हमारी आजादी मिलती है। अभिव्यक्ति मतलब मेरे अंदर कोई विचार है, मेरा अपना, मेरी अभिव्यक्ति है, मैं इसको प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूं, ये हमें स्वतंत्रता मिलती है। विश्वास, मैं किसी चीज में विश्वास करूं या ना करूं, ये मुझे स्वतंत्रता इसकी मिलती है। मुझे धर्म, उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता। हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे जो प्रस्तावना है यहाँ से हमारे क्योंकि उद्देश्य है ये, हम हमारे लोगों को ये उपलब्ध कराएंगे, हम स्वतंत्रता ये उपलब्ध कराएंगे हमें, हमारा ये उद्देश्य है, हमारे संविधान का ये उद्देश्य है। इसके बाद आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हम हमारे लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध कराएंगे। तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे। कौन करेंगे? हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम भारत के लोग हमारे देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे। और हम इसको संविधान को 26 जनवरी, जो चौथा तत्व इसका आता है वो आता है 26 जनवरी 1949 को ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब इसको हम हमारे लोगों को आत्मसमर्पित करते हैं या अधिनियमित करते हैं, खुद को आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें डेट जो हमारे संविधान की लिखी गई है वो लिखी गई है 26 नवंबर 1949 लिखी गई है। तो इसमें तो समर्पित करने की बात आती है 26 नवंबर को, लेकिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका एक ऐतिहासिक कारण है। इसका ऐतिहासिक कारण क्या था? इसका ऐतिहासिक कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था 1928 में आने वाला साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन के अंगेश कांग्रेस ने एक मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में एक नेहरू कमेटी का निर्माण किया था 1928 में। तो उस कमेटी के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, या हमारे देश में जो संविधान, जो हमारा एक्ट नया बनना था 1935 में, जो एक्ट बनाया वो अंग्रेजों द्वारा खुद बनाया गया था, तो उसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें सभी लोग अंग्रेज थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये मांग की थी कि अंग्रेजों की बजाय भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए। तो अंग्रेजों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। उनको लगता था कि भारत के लिए हम बेस्ट संविधान बना सकते हैं। तो कांग्रेस ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया। कांग्रेस ने फिर मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में एक कमेटी गठित की, जिसको नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है। वो 1928 में गठित की गई थी। तो नेहरू कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी, तो उसने काफी अच्छा संविधान बना के दिखाया। कांग्रेस ने अंग्रेजों को ये कहा कि अगर आप हमारे इस संविधान को मानते हो या हमारी इस कमेटी की सिफारिश को नहीं मानते हो, ठीक है, तो अब तक हम तो डोमिनियन राज की मांग करते आ रहे थे, मतलब हम आप हमें डोमिनियन दे दो, ठीक है, हमें अपने तौर से शासन करने की आज्ञा प्रदान कर दो, जहां हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो। लेकिन अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, मतलब पूर्ण तौर से आजादी की मांग करेंगे। हम पूर्ण प्रभुता संपन्न की बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले संविधान में पढ़ा था, हमारे शुरू में पढ़ा था, संपूर्ण प्रभुता संपन्न। तो हम डोमिनियन स्टेट की बजाय पूर्ण आजादी की मांग करेंगे। तो पूर्ण आजादी की मांग, तो अंग्रेजों ने तो उनको बात को अडॉप्ट नहीं किया, है ना। तो फिर कांग्रेस ने 1929 में जो लाहौर सम्मेलन था कांग्रेस का, उसमें ये फैसला किया कि हम पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी दरिया के किनारे पे मनाएंगे। तो उन्होंने मनाया, पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उसके बाद कंटिन्यू मनाया जाने लग गया। तो इसी की याद को ताजा करने के लिए 26 जनवरी, क्योंकि हमारा जो पहला झंडा राष्ट्रीय तिरंगा लहराया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पहला, तो इसी की याद को ताजा करने के लिए हमारा जो संविधान बन के वो तैयार हो गया था 26 नवंबर को। तो लेकिन इसको लागू कब किया गया था? इसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है इसमें। तो ये थे हमारे संविधान के 4 तत्व। हमारे संविधान के स्रोत कौन से हैं, हमारा संविधान का स्वरूप कौन सा है, हमारा संविधान का उद्देश्य कौन सा है, या हमारे संविधान को लागू करने की जो तारीख है वो कौन सी है। तो ये 4 तत्व आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें संशोधन की। बहुत बार सवाल उठा है सुप्रीम कोर्ट में कि हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहला मामला उठा था बेरीवारी वर्सेस संघ सरकार मामले, भारत सरकार मामले में उठा था पहला मामला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक मामला ये भी उठा था कि हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है। तो इसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है। एक मामला दोबारा फिर मामला आया था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार मामला आया था। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई थी वो आई थी केशवानंद भारती वर्सेस केरला सरकार मामले में, जो 1973 का मामला था। तो इसमें भी प्रस्तावना के बारे में भी सवाल उठा था, तो पूरे संविधान के बारे में सवाल उठा था इसमें। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है कि ये क्लियर किया था कि संसद हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट मामला उठा था। तो फिर इसके बाद हाँ, ये भी माना था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद फिर अभी तक संविधान में प्रस्तावना में हमारे जो संशोधन हुआ है, ये फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम हुआ है, मतलब पहली बार और आखिरी बार। इसके बाद कभी भी संशोधन इसमें नहीं किया गया। तो कौन सा संशोधन हुआ था? 42 अमेंडमेंट है, जिसको हम लघु संविधान और मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। 42 अमेंडमेंट जो हुई थी वो हमारी 1976 में हुई थी। तो इसमें हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक शब्द था समाजवादी, और दूसरा था पंथनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द जो हमारा जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था हमारा अखंडता। तो ये तो 3 शब्द हैं, ये हमारे मूल संविधान में जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें ये 3 शब्द नहीं थे। लेकिन इसके बाद 42 अमेंडमेंट जो हमारी 1976 में हुई थी, उसमें ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़ दिए गए थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। इसके बाद
हमारी जो प्रस्तावना है इसको संविधान की कई जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने संविधान की इसको कुंजी भी कहा है, इसको आत्मा भी कहा है, ठीक है। जो हमारे के.एम. मुंशी हैं उन्होंने इसको कुंजी कहा है। जो हमारे एम हिदायतुल्लाह थे, एम हिदायतुल्लाह हमारे जो सीजेआई थे, पूर्व सीजेआई थे, जो एक बार राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य कर चुके हैं, तो उन्होंने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार मामले में इसको क्या कहा था, इसको संविधान की आत्मा भी कहा था। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और अगर पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो वो आर्टिकल नंबर 32 जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग हमारा जो आर्टिकल नंबर 32 है उसको हम संविधान की आत्मा मानते हैं, और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के अकॉर्डिंग हम हमारी जो प्रस्तावना है उसको हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो के.एम. मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्मपत्रिया कहा था, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो ये था हमारा प्रस्तावना की क्लास। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्लास को। जैसे अगर पूछा जाता है कि हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है, और अगर मूल विचार पूछा जाता है, जहाँ प्रस्तावना पूछी जाती है तो कहाँ से ली थी हमने, उसको अमेरिका से लिया था। इसका स्रोत क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। 4 प्रकार के इसमें तत्व आते हैं। कौन कौन से आते हैं, संविधान के स्रोत आते हैं, इसका स्वरूप आता है, कौन कौन से स्वरूप है इसको कंटिन्यू आप याद कर लीजिए। उद्देश्य कौन कौन से हैं जिसको हमने प्राप्त करना है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात की गई है। इसको अंगीकृत करने की जो तारीख है वो आती है हमारी 26 नवंबर 1949। इसके बाद कौन कौन से संशोधन इसमें हुए हैं, कौन से मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं है, तो बेरोजगारी मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है। तो केशवानंद भारती मामला काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी प्रस्तावना में फर्स्ट अमेंडमेंट जो की गई थी वो 1976 में की गई थी, जिसमें 3 शब्द हमारे संविधान में प्रस्तावना में हमारे जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। आई होप कि आपके सभी एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो काफी सारे क्वेश्चन इस प्रस्तावना से पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सी क्लास और चाहिए। अगर आपको पसंद आती है क्लास तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि और लोगों को भी सब्सक्राइब करने का मौका मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं फिर नई क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।